हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका मैथ्स टीचर हर्षित लेके आया हूँ ये क्लास 12 की सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके सेकंड बुक से। हालांकि हाफ ईयरली एग्जाम सबके बीत चुके हैं, कुछ के चल रहे होंगे पर मोस्टली ख़त्म ही हो चुके हैं। तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे सेकंड बुक से। सेकंड बुक में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो होगा इंटीग्रल्स का। इंटीग्रल्स जैसे कि काफ़ी आपने अपने सीनियर्स से सुना होगा कि इंटीग्रल्स और डिफरेंशिएशन काफ़ी भारी भरकम चैप्टर्स हैं, जिसमें बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं और काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है। पर मैं हर्षित आपको ये गारंटी देता हूँ कि इंटीग्रल्स चैप्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है आपके बोर्ड्स एग्जाम में, जो कि यूनिट है कैलकुलस का, 30 to 40% ऑफ द मार्क्स कवर करता है ये बोर्ड एग्जाम में। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप इंटीग्रल चैप्टर मेरे साथ रेगुलरली आप प्रैक्टिस करते हैं, उसके सारे कंसेप्ट और सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, तो आई प्रॉमिस कि आपके इंटीग्रल चैप्टर में कोई परेशानी नहीं आएगी। और एक एडवांटेज ये है कि इंटीग्रल चैप्टर से आपके इंटीग्रल चैप्टर जो है एक अलग ही इंडिपेंडेंट चैप्टर है, जिसमें आपको किसी भी प्रीवियस चैप्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इसमें कुछ बेसिक ही आपको ज़रूरत आएंगी, जो कि होगा डिफरेंशिएशंस के और कुछ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस जो होंगे। एल्जेब्राइक आपके जैसे साइन कॉस वगैरह के फॉर्मूलाज, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज आपके फिंगर टिप होने चाहिए इसमें अच्छे से समझने के लिए। और इंटीग्रल्स चैप्टर पे डिपेंडेंट है दो चैप्टर्स आपके, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। अगर आपने इंटीग्रल्स को अच्छे से समझ लिया तो आपके चैप्टर 8 और 9 होंगे जस्ट लाइक अ पीनट बटर, बॉटल में से निकालो, ब्रेड पे लगाओ और खा जाओ, बिल्कुल ऐसा ही। तो हम स्टार्ट करेंगे आपके चैप्टर इंटीग्रल से। तो चैप्टर का नाम लिखते हैं सभी बच्चे, नोटबुक पेन खोल लें और चैप्टर का नाम लिखें इंटीग्रल्स। चैप्टर का नाम है इंटीग्रल। अब स्टार्ट कहाँ से करते हैं। जैसे हम एक फंक्शन लेते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स। हमने एक फंक्शन लिया y इक्वल्स टू एफ एक्स। अब हम कहते हैं कि y इक्वल्स टू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर बुक 1 के चैप्टर में पढ़ा होगा, जिसमें डिफरेंशिएशन आपको समझाया गया है, उसमें आपको ये मालूम होगा कि y को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक टर्म आएगा जो कि होगा dy बाई डी एक्स। क्या होगा बच्चों? dy बाई डी एक्स। या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं और फंक्शन के टर्म में f डैश एक्स। क्या कहेंगे? f डैश एक्स। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने किया इसका डिफरेंशिएशन। क्या किया हमने? डिफरेंशिएशन। ओके, अब हम कहते हैं कि हमने एक फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला हमारा dy बाई डी एक्स। इसे हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव। क्या कहते हैं बच्चों? डेरिवेटिव। ओके, अब यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हमारे पास कोई एक मेथड है या फिर क्या हमारे पास कोई एक टेक्निक है जिससे हम डेरिवेटिव से, हमारा जो डेरिवेटिव आया है उससे वापस से अपना फंक्शन को पा सकते हैं। क्या हमारे पास कोई एक ऐसा टेक्निक है? तो जी हाँ, हमारे पास ये एक टेक्निक है जिसे हम लोग कहेंगे एंटी डिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे? एंटी डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, तो हमने एक फंक्शन लिया y, जिसको हमने पहले किया डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास आता है एक डेरिवेटिव जो कि है dy बाई डी एक्स या f डैश एक्स कहिए। फिर हमने क्वेश्चन पूछा कि क्या हमें उस डेरिवेटिव से वापस से हमारा फंक्शन क्या ऑब्टेन हो सकता है। तो जी हाँ, हमारे पास एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं एंटी डिफरेंशिएशन। इससे हम अपना फंक्शन वापस से ला सकते हैं। अब
जब हम एंटी डिफरेंशिएशन कर लिए तो इसके बाद जो हमें हमारा फंक्शन मिल रहा है इसे हम लोग कहेंगे एंटी डेरिवेटिव। क्या कहेंगे? एंटी डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, क्या आप लोगों को इतना समझ में आया? आशा करता हूं कि अभी तक जो भी बताया वो समझ में आ रहा होगा। अभी तो जस्ट बेसिक सा स्टार्ट किया है। तो हमने एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और हमें मिला हमारा एक डेरिवेटिव। फिर डेरिवेटिव से वापस से अपना फंक्शन पाने के लिए हमने किया एंटी डिफरेंशिएशन। एंटी डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमारे पास फंक्शन आता है वो है एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, लेकिन हम बात तो कर रहे हैं इंटीग्रल्स का, तो यहाँ पे एंटी डिफरेंशिएशन और एंटी डेरिवेटिव कौन से टर्म्स आ गए? तो बच्चों ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि एंटी डिफरेंशिएशन को ही हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं बच्चों? इंटीग्रेशन। एंटी डिफरेंशिएशन को ही हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। और जो हमें इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा फंक्शन ऑब्टेन हो रहा है उसे हम लोग कहेंगे इंटीग्रल्स। क्या कहेंगे हम लोग? इंटीग्रल्स। ठीक है, क्या आप लोग को इतना समझ में आया? तो हमने ये जो भी बनाया, जो भी लिखा है, इससे हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स आते हैं। क्या हम लोग कंक्लूजन लिख सकते हैं? पहला कंक्लूजन होगा कि पहला कंक्लूजन हम लोग लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हमने क्या बोला एक बार फिर से? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। लिख लेते हैं, आप लोग भी लिखते हुए चलिएगा। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट एक रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, सेकेंड कंक्लूजन हम लोग ये लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड द इंटीग्रल्स। समझ में आया? कि हमने बोला इंटीग्रेशन, क्या? इंटीग्रेशन इज प्रोसेस, इंटीग्रेशन इज प्रोसेस टू फाइंड इंटीग्रल्स। ठीक है बच्चों, इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। हमने अभी तक पढ़ा कि हमने एक फंक्शन लिया y इक्वल्स टू एफ एक्स, फिर उसको हमने किया डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास आ रहा है dy बाई डी एक्स, जो कि हमारा एक डेरिवेटिव है। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन था कि क्या उस डेरिवेटिव से हम वापस से अपना फंक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं? तो जी हाँ, हमारे पास एक प्रोसेस था जिसे हम लोग कहते हैं एंटी डिफरेंशिएशन। एंटी डिफरेंशिएशन से हम लोग को जो फंक्शन वापस से मिलता है उसको हम लोग कहते हैं एंटी डेरिवेटिव्स। और एंटी डिफरेंशिएशन और एंटी डेरिवेटिव कुछ नहीं है बल्कि इंटीग्रेशन और इंटीग्रल्स के दूसरे नाम है। ठीक है, तो इससे हमने दो कंक्लूजन निकाले कि डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रल्स को ही फाइंड करने का प्रोसेस हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन को। ठीक है, आप लोग को इतना समझ में आया होगा, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी, तो इतना समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया कि हमारे पास एक फंक्शन है sin x। कौन सा फंक्शन है बच्चों? sin x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा sin x। हमने कहा कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो sin x का डेरिवेटिव है हमारा cos x। क्या है? cos x। ठीक है, ये तो इजी है, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। अब ये जिसे ना आ रहा हो भाई
वो तो डिफरेंशिएशन पढ़ ले दोबारा से। तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो है कॉस एक्स, ठीक है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि जैसे कि हमने पहले बताया कि इंटीग्रेशन बस एक रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। रिवर्स प्रोसेस का मतलब कि अगर साइन एक्स जो है वो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन है, अगर साइन एक्स जो है वो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो कॉस एक्स जो होगा वो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा, वो बस एक इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। माफ करिएगा ये आ नहीं रहा है, तो एक मिनट, ओके कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना, आ गया होगा, हाँ ठीक है। तो हमने ये बताया कि एक एग्जांपल लिया हमने जिसमें था साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ठीक है। हम अगर कह रहे हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस यानी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स इंटीग्रेशन cos x इंटीग्रेशन इज sin x। क्या है बच्चों? cos x का इंटीग्रेशन है sin x, ठीक है। अब फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो जिन्हें हम लोग खुराफाती कहते हैं, बच्चे टीचर्स को परेशान करते रहते हैं अलग अलग क्वेश्चंस पूछ के। तो उसी खुराफाती दिमाग में से एक क्वेश्चन लाता हूं कि साइन एक्स के साथ हम एक ऐड कर दे रहे हैं कांस्टेंट टर्म जो कि है लेट्स से 2, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है विथ कांस्टेंट साइन एक्स प्लस 2। अब इसका डिफरेंशिएशन जो है साइन एक्स का तो कॉस एक्स ही होता है, ओके। फिर 2 का डिफरेंशिएशन किसी एक कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होता है, 0 ही होता है ना, ठीक है, 0 ही होता है। तो हमारा साइन एक्स प्लस 2 का डिफरेंशिएशन यहाँ पे एक बार फिर से कॉस एक्स ही आ रहा है, ठीक है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारा साइन एक्स प्लस 2 आ रहा है, ओके। अब हम यहाँ पे एक सेकेंड स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि cos x इंटीग्रेशन is sin x प्लस 2, sin x प्लस 2। अब अगर हम कहें कि 2 की जगह पे किसी ने क्लास में से वो खड़ा हुआ और टीचर को बोला कि सर मैं लेता हूं sin x माइनस 4, उसने तो ले लिया माइनस का 4। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है और 4 यहाँ पे फिर से एक कांस्टेंट टर्म है जिसका डेरिवेटिव 0 ही होता है। तो हमें यहाँ से एक और स्टेटमेंट मिल रहा है कि cos x का इंटीग्रेशन यहाँ पे एक बार फिर से आ रहा है दूसरा फंक्शन यानी sin x माइनस 4, ओके। अब ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि हमारे किसी एक फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं और हमें 3 अलग अलग या इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ हमारे फंक्शंस दोबारा से ऑब्टेन हो रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक इनडेफिनेटनेस मिल रही है। क्या मिल रहा है? एक इनडेफिनेटनेस। और वो इनडेफिनेटनेस कहाँ पे है? हमारा इस कांस्टेंट टर्म में। कहाँ पे? ये कांस्टेंट टर्म जो हमें दिख रहा है यही है इनडेफिनेटनेस का जड़। तो इसे हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे ऐड करते हैं एक टर्म जिसे हम लोग कहेंगे सी, ठीक है, ज्यादा कॉर्नर में हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक टर्म ऐड करते हैं सी। सी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है, सी को हम लोग कहेंगे कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ओके, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। काफी भारी भरकम सा नाम लग रहा है, पर इसे आप लोग ऐसे भी जान सकते हैं कि एनी कांस्टेंट। क्या? एनी कांस्टेंट, ठीक है।
अब सीबीएसई आईएससी बोर्ड्स वालों के लिए है तो इंग्लिश के वर्ड्स भी जानने पड़ेंगे। तो हमारे लिए एनी कांस्टेंट या उसकी जगह पे हम लोग यूज कर रहे हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास sin x प्लस सी, हमारे पास एक फंक्शन है sin x प्लस सी, जहां पे c जो है वो कोई भी फंक्शन है, तो सॉरी कोई भी कांस्टेंट है, एनी कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव जो है वो cos x आएगा। ठीक है बच्चों, और cos x का इंटीग्रेशन जो आएगा वो होगा cos x इंटीग्रेशन cos x इंटीग्रेशन इज sin x प्लस c। ठीक है, sin x प्लस c, इतना समझ में आया? sin x प्लस c, ये तो काफी बेसिक सा मैंने बताया। ठीक है, ये डायरेक्ट एक स्टैंडर्ड डिफरेंशिएबल फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड एक इंटीग्रेशन था। ठीक है, हमारे पास कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज हैं जो कि काफी बेसिक है, स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता है ना, sin x बोल देंगे, चेंज कर सकते हैं हम लोग, वो बताएंगे कैसे होगा। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को समझ में आया ही होगा। तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट टर्म कहाँ से आ रहा है, ये c जो है ये कहाँ से दिख रहा है हमें। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ठीक, अब हम आते हैं अपने फॉर्मूलेस पे। ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, हमारे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं और उसी के साथ साथ स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूलाज। यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये किसका है? डेरिवेटिव का, और इंटीग्रल्स या एंटी डेरिवेटिव का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है। स्पेलिंग ही गलत हो जाती है मेरी तो। स्टैंडर्ड फॉर्मूला, अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये रिकॉर्डेड सेशन शेयर करें, क्योंकि आज मेरा पहला लेक्चर है और मैं चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोग वेट ही कर रहे थे कि फिजिक्स के भी क्लासेस चल ही रहे हैं, केमिस्ट्री भी चल रहा है, इनफैक्ट बायोलॉजी भी चल रहा है, तो एक बचा रह गया था मैथ्स, मैं ही बच गया था। ठीक है, तो हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है आदेश सर ने, हमारा आप लोगों का ये मैथ्स का सिलेबस कवर अप करने के लिए, आप लोगों को गाइड करने के लिए, आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप हमसे इसी तरीके से जुड़े रहेंगे, मेरे दिए गए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हमारे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स लाइव सेशंस को चेकआउट करेंगे, तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम के साथ साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए हमारी वीडियोस को, लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सो वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं, जैसे कि पहला फॉर्मूला है हमारे पास बेसिक सा, इससे स्टार्ट करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, हमारे किसी एक फंक्शन x का डेरिवेटिव जो होता है वो है 1। क्या है? 1। इसी का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, यानी किसी भी कांस्टेंट टर्म का, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 1 dx इज इक्वल्स टू x प्लस c। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 2 लिख देते
यहाँ पे अगर आप 2 लिख देते तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म 2 ऐड हो जाता। ठीक है, एक चीज थोड़ा सा बताना मैं भूल गया हूँ। आपका जो ये एक वेव जैसा साइन दिख रहा है ना, ये जो वेव दिख रही है आपको, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रल। इसको हम लोग कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रल। ओके, कहीं बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा हूं मैं? बताते रहिएगा आप लोग। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत ज्यादा तेज भी पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग बता सकते हैं कि सर थोड़ा धीरे पढ़ा दीजिए। तो हमारा ये जो वेव लाइक आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रल। आप लोग देख सकते हैं कि हर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में ये साइन बना हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जैसे मान लीजिए साइन एक्स से, हाँ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास आया कॉस एक्स प्लस सी, ये आया। तो इसको हमने कहा कि ये जो साइन है ये है साइन ऑफ इंटीग्रल, और ये जो हमारे पास फंक्शन मिलेगा, ठीक है, ये होगा इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड काफी बेसिक सा कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे डिवाइड के केस में होता है डिवाइजर डिविडेंड, डिवाइजर जो डिवाइड देगा, डिविडेंड जो डिवाइड होगा, वैसे यहाँ पे इंटीग्रेंड वो है जो इंटीग्रेट होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूलेज हैं। फॉर्मूला में देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, और कॉस एक्स का ही इंटीग्रेशन साइन एक्स है। ठीक है, साइन एक्स प्लस सी, ये कांस्टेंट अब आप लोग भूलिएगा मत एग्जाम में, वरना कुछ टीचर्स हैं जो आप लोग के मार्क्स देते समय भूल जाएंगे। ठीक है, तो cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x प्लस सी, फिर उसके बाद माइनस cos x का डिफरेंशिएशन है जो कि है sin x, वही sin x का, हाँ, sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस का cos x प्लस सी, फिर उसके बाद tan x है, tan x को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है tan x। ठीक है, इसके बाद आगे कुछ फॉर्मूलेज हैं। माइनस कॉट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, वही कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी। माफ करिएगा जुबान फिसल जा रही है, ज्यादा दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने ये बताया था कि ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, साइन ऑफ इंटीग्रल, माफ करिएगा साइन ऑफ इंटीग्रल है। इसको हमने कहा कि ये टर्म जो है हमारा इंटीग्रेंड है। क्या है? इंटीग्रेंड है। और ये जो dx दिख रहा है, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि हर इंटीग्रेशन में लास्ट में dx जोड़ा जा रहा है जैसे डेरिवेटिव में था। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे ये वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, देख लें कहीं हम लोग फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। नहीं, बच गए थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, फिर सेक एक्स का है सेक एक्स टेन एक्स डिफरेंशिएशन, और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। उसी तरीके से माइनस कोसेक एक्स का कोसेक एक्स कॉट एक्स, और इसी का जस्ट रिवर्स हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। अब हमारे पास कुछ जैसे इंटीग्रेशन में माफ करिएगा डिफरेंशिएशन में आप लोगों ने आइलेट के बारे में पढ़ा होगा। ये सारे फंक्शंस होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्राइक, लॉगरिथमिक और इनवर्स। ठीक है, तो आप लोगों के पास जैसे ये जो फंक्शंस मैंने बताए, ये हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक, ये है आपका इतना आगे ये पूरे। ठीक है, बस यहीं तक। ये है आपके अलजेब्राइक। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 8, फॉर्मूला नंबर 8, सॉरी फॉर्मूला नंबर 8 क्या है? इनवर्स का केस। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहला है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x² ठीक है, जस्ट इसी का उल्टा
रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, जो कि इंटीग्रेशन करने के बाद हमें मिल रहा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, यह है आपका फॉर्मूला इतना। ये है आपके इनवर्स के फॉर्मूले। ठीक है, इनवर्स किस चीज का? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ITF मैं बोलूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। फिर उसके बाद ये आता है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या है कि हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन के चैप्टर में कि EX को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वापस से हमारा टर्म EX मिलेगा। EX को डिफरेंशिएट करने के बाद EX मिल रहा है, और ऊपर जो टर्म है हमारा X को जब हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं तो हमारे पास आएगा 1। किसी भी नंबर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, किसी को भी अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा। तो हमारा डिफरेंशिएशन करने के बाद आ रहा है EX, यानी एक सेम टर्म। तो इंटीग्रेशन में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, EX का इंटीग्रेशन EX ही होगा। ठीक है, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में वो इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन में दिए गए वेरिएबल के सिमिलर होना चाहिए, एक जैसा ही होना चाहिए। वरना यहाँ पे डिफरेंशिएशन में जैसे आप लोग हम लोग स्किप कर देते हैं, स्किप नहीं कहेंगे, उसके रेस्पेक्ट में एक टर्म डिफरेंशिएट नहीं होगा जब हमारा डिफरेंट वेरिएबल होगा। सेम चीज इंटीग्रेशन में भी होगा, वो एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। वो सारी चीजें बाद में बताएंगे, अभी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसे धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, एक एक स्टेप बढ़ाएंगे। अभी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपका पूरा बेसिकली NCERT बेस्ड पढ़ाऊंगा मैं सबसे पहले, और अभी आज की लेक्चर में मैं पूरा कवर करूंगा 7.1 तक के कंसेप्ट को। ठीक है, तो हमने सारे फॉर्मूलेस को जान लिए। ठीक, अब सारे फॉर्मूलाज होने के बाद, नहीं अभी तो कुछ फॉर्मूलेस बचे हुए हैं। लॉग का तो फॉर्मूला रह ही गया था। हमें पता है कि d/dx ऑफ log मॉडुलस x इज इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, मॉडुलस कहां से आ रहा है? ये एक बार हम मॉडुलस को यहां से हटा देते हैं। ठीक है, हम रखते हैं सिर्फ x का टर्म। x का टर्म रखेंगे तो डिफरेंशिएट करने पे 1/x आ रहा है। मॉडुलस कहां आएगा? मॉडुलस x की बात हो रही है, तो मॉडुलस हम लगाते हैं कि जब हमारा कोई भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट टर्म जब मॉडुलस के अंदर आएगा तो मॉडुलस से बाहर निकलने के बाद जो हमारा आंसर मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। जैसे हमने लिखा -2 मॉडुलस में, तो ये जब मॉडुलस से बाहर लिखेंगे तो हमेशा ये एक पॉजिटिव टर्म होगा। ठीक है, ना कि नेगेटिव। log x के लिए भी हम लोग यहाँ पे मॉडुलस लगा रहे हैं, 1/x इसका फॉर्मूला। इंटीग्रेशन में सेम चीज है, 1/x dx इज इक्वल टू log मॉडुलस x प्लस c। ठीक है, और एक फॉर्मूला ये बचा कि ax अपॉन log a इज इक्वल टू ax डिफरेंशिएट करने पे, और a पावर x dx का इंटीग्रेशन होगा a की पावर x अपॉन log a प्लस c। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। एक फॉर्मूला जो है मैंने स्टार्टिंग का नहीं बताया था, फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, इसमें हम लोगों ने जाना कि जी हमारे पास है d/dx ऑफ x पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला x की पावर n। अब इतना आप लोग याद रखिएगा, अभी तक तो जो बताया कि x पावर n का इंटीग्रेशन जो है वो x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है इसमें कि n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं हो सकती है। अगर आप लोग यहाँ पे -1 रखेंगे तो x की पावर -1 प्लस 1 अपॉन में -1 प्लस 1, डिनोमिनेटर में आ गया 0। 0 ने सारा खेल ही खराब कर दिया। ठीक है, 0 आने की वजह से ये एक इंडेफिनिट वैल्यू देगा हमें। ठीक, तो हमारा n की वैल्यू जो है वो -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये तो थे आपके कुछ फॉर्मूलाज। ठीक है, अब आपकी NCERT की बुक में कुछ प्रॉपर्टीज भी दी हुई हैं। ठीक है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रल।
अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग के मन में आ रहा होगा कि इनडेफिनेट इंटीग्रल क्यों? डेफिनेट होना चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रल की बात करें, इधर बताते हैं। इंटीग्रल की अगर बात करें तो हमारे पास दो मिलेंगे। पहला तो मिलेगा डेफिनेट, डेफिनेट, दूसरा मिलेगा इनडेफिनेट। ठीक है बच्चों, दूसरा मिलेगा इनडेफिनेट। इंटीग्रल के हमारे दो पार्ट्स हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। डेफिनेट का हम अभी यहाँ पे कोई यूज नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म जरूर मिल रहा है। वो कांस्टेंट टर्म क्या है कि सारे ही फंक्शन को एक इनडेफिनेट वैल्यूज दे रहा है। मतलब हो सकता है कि किसी ने बोला कि cos x प्लस 1 की वैल्यू जो होगी इंटीग्रेट करने पे dx होना चाहिए, इस पे हमें मिल रहा है माइनस का साइन x प्लस सी तो बेसिकली आएगा ही, पर हो सकता है कोई 1 की जगह पे 2 लिख दे, कोई 2 की जगह पे 3 लिख दे, या माइनस लगा दे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट ले सकता है। जब कांस्टेंट की ही बात आ रही है तो हमारे पास c जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। c बिलोंग्स टू रियल नंबर, और रियल नंबर जो है आप लोग को पता ही है, अगर आप लोग गिन सकते हैं तो गिन लीजिएगा। ठीक है, तो रियल नंबर जो है वो इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट यहाँ पे वैल्यूज हो सकती हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं ना कि एक ही फंक्शन के इनफाइनाइट इंटीग्रल वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लगा रहे हैं। यही कांस्टेंट टर्म की वजह से हमें एक इनडेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इनडेफिनेट इंटीग्रल का सिलसिला चलता रहेगा 7.1 एक्सरसाइज से लेके आई थिंक 7.6 और 7.7 तक। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे डेफिनेट पे। ठीक, तो इतना आप लोग को समझ आया होगा। हम थे प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज में हमारी पहली प्रॉपर्टी देखिए, बुक में तो आपके प्रॉपर्टीज को जो है वो प्रूव भी कराया गया है, पर आई थिंक प्रूव कराने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है नहीं। उसको बस आप लोगों को याद रखना है कि कौन सा क्वेश्चन या कैसे इंटीग्रल वैल्यूज कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, पहला हमारा पहला हमारा प्रॉपर्टी है, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होते हैं आपस में इनवर्स प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे कि मैंने अभी तक बताया कि डिफरेंशिएशन का जस्ट इनवर्स प्रोसेस ही होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी फंक्शन का अगर हमें डेरिवेटिव करना है डी बाई डी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इसके साथ हमें इसका करना है इंटीग्रेशन। क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो यहां से हमें मिलेगा एक टर्म एफ एक्स प्लस सी। एफ एक्स प्लस सी इसी के तरह तो दिख रहा है, यहाँ पे कैपिटल नहीं बनाया, दोनों स्मॉल एफ है, यानी हमें सेम फंक्शन मिल रहा है। इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि हमारा जो इंटीग्रेशन है और हमारे जो डेरिवेशन है, सॉरी डेरिवेटिव है, वो एक दूसरे को नलीफाई कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? नलीफाई कर दे रहा है, जिससे हमें वापस से हमारा फंक्शन ही मिल जा रहा है। ठीक है, ये तो हमने एक तरीके से लिख दिया। दूसरे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, पर देख ले, वीडियो चल तो रहा है जी। तो हमने इसको अब कुछ इस तरीके से किया, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, जस्ट डेरिवेशन और इंटीग्रेशन को आपस में रिप्लेस कर दिया, ज्यादा तो चेंजेस किए ही नहीं। यहां से भी हमें एफ एक्स प्लस सी ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसमें तो ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बस इतना याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो होते हैं वो एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। ठीक है, फिर हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है, टू इंडेफिनिट इंटीग्रल्स विद द सेम डेरिवेटिव लीड टू सेम फैमिली ऑफ कर्व्स एंड सो दे आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इस बड़े से सेंटेंस का मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं कि हमारे पास अगर, एक मिनट रुकिएगा जी, हमारे पास
लेट से दो फंक्शन है, लेट एक मिनट लेट अस कंसीडर टू फंक्शंस, लेट अस कंसीडर टू फंक्शंस। वो दो फंक्शन कौन कौन से? पहला फंक्शन मैंने लिया एफ एक्स और दूसरा फंक्शन मैंने लिया जी एक्स। ठीक है, मैंने दो फंक्शंस को एज्यूम किया है, पहला है एफ एक्स और दूसरा है जी एक्स। ओके, अब हम इसको कह सकते हैं कि एफ एक्स और जी एक्स जो है वो सेम फैमिली ऑफ कर्व से बिलोंग कर रहे हैं। अगर वो सेम फैमिली ऑफ कर्व से बिलोंग करेंगे तो वो आपस में इक्वल भी होंगे। इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में जो मैंने बताया था, एक बार आप लोग देख लीजिए कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ सेम फंक्शन इज एफ एक्स। जी हाँ, एफ एक्स का ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो डी एक्स ही एफ एक्स ही मिल रहा है हमें। उसी तरीके से यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स is equals to integration of derivative of gx where fx and gx are of the same family of curves। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy dx इंटीग्रेशन के साथ fx, ये जस्ट इधर आ जाए, यानी इंटीग्रेशन ऑफ d dx ऑफ gx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दोनों आपके सही हैं। ठीक है, जस्ट इसी को इक्वल के इधर लेके आ गए तो माइनस का साइन लग गया। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का बेसिकली यही मतलब था कि हमारे पास अगर दो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स हैं, लेट अस कंसीडर टू फंक्शंस, दो हमारे पास इनडेफिनिट इंटीग्रल्स मिल जाएंगे जो कि सेम फैमिली ऑफ कर्व से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारा वो दोनों फंक्शंस जो होंगे, वो दोनों जो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स हैं, वो आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं, ये फंक्शन की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है ये, इसको समझ जाइए। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक है। हमारे पास दो फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी एक्स। ठीक है, इन दोनों फंक्शंस को dx के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। हमारे पास दो फंक्शंस हैं fx और gx, और बोला जा रहा है कि इसे dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि fx को अलग डिफरेंशिएट करें विद द रिस्पेक्ट ऑफ dx, प्लस gx फंक्शन को अलग इंटीग्रेट करें विद द रिस्पेक्ट ऑफ dx। ठीक है, ये रही आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। नोट डाउन। फोर्थ प्रॉपर्टी है फॉर एनी रियल नंबर के, दिख नहीं रहा होगा, लिख दे रहा हूं फिर से, फॉर एनी रियल नंबर के इंटीग्रेशन के एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका हम मतलब बताते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर के है, रियल नंबर या कांस्टेंट कह लीजिए, हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट टर्म है जो कि इंटीग्रेशन के अंदर है। ठीक है, जिसे हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, जिसके साथ अटैच्ड है एक एफ एक्स यानी फंक्शन हमारा, और इसे हमें dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, बस के जो हमारा कांस्टेंट टर्म जो है, बस यहाँ से बाहर लेते जाइए इंटीग्रेशन के। तो यहाँ से के इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, अब इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस पे आएंगे तो मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, अब ये एक प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टीज 3 and 4
हमारी जो प्रॉपर्टी नंबर 3 थी और प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है हमारा, can be generalized to a finite number of functions, can be generalized to a finite number of functions। हमारी ये है f1 f2 डॉट डॉट fn तक, और रियल नंबर्स हैं k1 k2 अप टू kn। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले आप लोग को अभी जस्ट पढ़ा है, इतनी जल्दी तो भूल मत जाइएगा आप लोग। प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 बताइए कि क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 बताइए कि क्या है। अभी इसके पहले ही बताया मैंने, दोनों प्रॉपर्टी डिस्कस की है। ठीक है, तो इतनी जल्दी भूलिएगा मत आप लोग। प्रॉपर्टी नंबर 3 था हमारा, यहाँ लिख देते हैं एक बार फिर से। प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारा है कि कोई दो फंक्शंस हमारे पास हैं f(x) और g(x), जिसे हमें dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, जिससे हमें हमारा वैल्यू मिलेगा कि f(x) को हम लोग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, प्लस ये इंटीग्रेशन का साइन जो है जस्ट सेपरेट हो गया है दोनों फंक्शंस पे। ठीक है, ये है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 जो मैंने बताया अभी। और प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है इससे जस्ट पहले वाला, कि कोई k रियल नंबर अटैच्ड है जिसे हमें dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो हम k को जस्ट बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के, और f(x) dx अंदर बच जाता है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फोर्थ प्रॉपर्टी। अब बात आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी की। ये स्टेटमेंट आखिर क्या कह रहा है? अब हमारे पास n नंबर्स ऑफ फंक्शंस हैं, f1 f2 डॉट डॉट fn। ये हमारे पास कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें मिल रहा है k1 k2 k3 kn। ये हमारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ये हमारे रियल नंबर्स हैं। तो इसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कुछ इस फॉर्म में कि हाँ, k1 पहला रियल नंबर विथ पहला फंक्शन k1 f1x, ठीक है, प्लस k2 सेकेंड फंक्शन f2x, इसके बाद थर्ड फंक्शन, वैसे ही फोर्थ फंक्शन, फिर 5 फंक्शन, करते करते nth फंक्शन यानी kn fn x। इसे हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम इसे बस ऐसे लिख देंगे कि थर्ड प्रॉपर्टी के साथ ये इंटीग्रेशन का साइन जो है वो सारे फंक्शंस पे सेपरेट हो जाएगा, और फोर्थ प्रॉपर्टीज के कारण ये जितने भी रियल नंबर्स हैं ये इंटीग्रल साइन के बाहर चला जाएगा। यानी इसे हम थोड़ा सा साइड में ही लिख देते हैं कि k1 इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस सेकेंड फंक्शन पे दूसरा इंटीग्रल, बाहर रहेगा हमारा कांस्टेंट टर्म k2 विथ f2x, और ऐसे ही चलता जाएगा, और लास्ट में आएगा kn इंटीग्रेशन ऑफ knx नहीं fnx। क्या कर रहे हो अर्षित? कंसंट्रेट। आप लोग भी ऐसे ही कंसंट्रेट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें भी वैसे ही प्यार दीजिए जैसे आप सभी टीचर्स को दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई, आई थिंक ये लास्ट प्रॉपर्टी थी जी, ये लास्ट प्रॉपर्टी थी। इसके बाद आ रहे हैं आपके कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन। पहला जो है वो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पे है। ये क्वेश्चन मैं आपको अभी लास्ट में कराऊंगा। लास्ट में इसलिए कराऊंगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा ही दिमाग लगाना है, क्योंकि अब वो क्वेश्चन आप डायरेक्ट करेंगे तो आप लोगों के एक इंटीग्रल को लेके मन में गलत इमेज बन जाएगा, ऐसा लगेगा कि कितने टफ क्वेश्चंस हैं,
जो कि सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मैं फिर से लिख दे रहा हूं अगर नहीं दिख रहा है तो, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स। ठीक है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट, अब हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो भी फंक्शन दिया रहा है, एक इजी स्टेप बता देते हैं। जो भी हमारे पास फंक्शन दिया रहा है उसको हम लोग एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, जिसे हम कह सकते हैं इजीली इंटीग्रेबल फॉर्मेट। ठीक है, उसे हम लोग एक इजीली इंटीग्रेबल फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं, जिससे हमारी कुछ प्रॉपर्टीज मैच कर जाए। फॉर्मूलाज अगर मैच करते रहेंगे तो आप लोग पेज पलटेंगे, फॉर्मूला देखेंगे और क्वेश्चन धड़ाक से सॉल्व। ठीक है, तो ऐसा ही है कि एक्स क्यूब के साथ हम एक्स स्क्वायर सेपरेट लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर सेपरेट, यहाँ से इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx। ठीक है, ये तो इजी था। डिनोमिनेटर को मैंने दोनों टर्म पे स्प्लिट कर दिया, दोनों न्यूमरेटर के अपॉन में। अब क्या करना है कि याद करिए प्रॉपर्टी नंबर 3 थी ना, जिसमें दो फंक्शंस के लिए अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन यूज होता था। तो हम यहाँ से एक इंटीग्रेशन का साइन इसके लिए दे देंगे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर dx, माइनस एक इंटीग्रेशन का साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx के लिए। ठीक है, हाँ, तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। बस इसके बाद क्या करना है, यहाँ से एक्स स्क्वायर देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बच गया, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं बता देते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ बचा हमारे पास एक्स dx माइनस, अब ये बताइए क्या मैं अपने x माइनस एन के टर्म को कैसे लिख सकता हूं? 1 अपॉन एक्स की पावर n, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? अब ध्यान से देखिए, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, इससे हमें बस इसको लिख देना है। यहाँ पे हम यहाँ चेंज करेंगे x की पावर माइनस 2 dx। फॉर्मूला नंबर 1 याद करिए, जिसमें मैंने बोला था कि x की पावर n का जो फॉर्मूला है उसमें n की वैल्यू सिर्फ -1 नहीं होनी चाहिए, वो -2 -3 कोई भी नेगेटिव टर्म हो सकता है, बस -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, x की पावर, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा पन्ने पलटने की जरूरत ना पड़े। एक्स एन dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो x n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1, ये हो गया हमारा पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन। माइनस, अब यहाँ पे -2 है तो x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1। ठीक है, एक चीज जो है, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आएगा माइनस, यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आएगा अलग, दोनों दो फंक्शंस अलग अलग इंटीग्रेट हो रहे हैं ना, तो दोनों के लिए कांस्टेंट टर्म्स अलग अलग आएंगे। बेसिकली काफी कॉमन सेंस वाली बातें हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, x की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस c1 माइनस x की पावर -1 अपॉन में -1 प्लस c2। ठीक है, इसे और इजी फॉर्मेट में लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, देख ले एक बार ये फ्रेम से बाहर तो नहीं है, नहीं एकदम परफेक्ट, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब हम c1 को गायब कर रहे हैं, गायब कहाँ होगा ये देखिए, देखते जाइए, यहाँ से माइनस का टर्म जो है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x इनवर्स जो है इसे हम लोग 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं।
और C1 C2 को कंबाइन करके हम लोग कर रहे हैं एक कांस्टेंट टर्म C। यहाँ पे हम लोग साइड में लिख भी सकते हैं कि वेयर C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू C। हम एक ही कांस्टेंट, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखेंगे, बार बार लिखने की जरूरत ही क्या है हमें। ठीक है, तो हमारा जो इंटीग्रेशन आया है, इंटीग्रेशन फंक्शन, वो है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। ठीक है, आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा x पावर n dx इंटीग्रेशन का और +1 का इंटीग्रेशन। फॉर्मूला पन्ना पलटिए, फॉर्मूलाज देखिए। ठीक है, नहीं पलटेंगे तो हम ही लिख दे रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल्स टू x प्लस सी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे देख लेते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन तो इजी है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और को dx के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो साइन एक्स का हमें पता है कि साइन एक्स किसका इंटीग्रेशन, सॉरी साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो साइन एक्स होता है कॉस एक्स का ना, माइनस कॉस एक्स का। अब ये लोग आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग करके आइएगा। ये मैं नहीं बताऊंगा, इतना इजी तो नहीं बताने वाला। इस पे आते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने बताया कि इजीली इंटीग्रेबल फॉर्मेट में हमें सबसे पहले चेंज करना है। इजीली इंटीग्रेबल फॉर्मेट में जब हम चेंज कर देंगे तो उसके बाद क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि बस कोसेक एक्स को एक बार कोसेक एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए और एक बार कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आया कोसेक एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, ये ज्यादा नजदीक हो जाएगा, डॉट लगा दूं, कॉट एक्स। ठीक है, अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट dx। हम अपनी प्रॉपर्टीज लगाएंगे। कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या लिख रहा हूं मैं, कोसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे dx के टर्म में और कोसेक एक्स कॉट एक्स इंटीग्रेट होगा x के रेस्पेक्ट में अलग। ठीक है, ऐसे अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब चलिए बच्चों, आप लोग इसका जवाब दीजिए कि कोसेक स्क्वायर एक्स dx जो है वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। कोसेक स्क्वायर एक्स है किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स जो होगा वो माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है ना। अब आप लोग भूल जाते होंगे कि ये माइनस प्लस किस वाले में आता होगा। जनरली बच्चे यही भूल जाते हैं कि प्लस माइनस कहाँ पे आएगा, किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्लस आएगा, किस में माइनस आएगा। तो अभी जस्ट ये क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद मैं वो बता देता हूँ। तो हमें पता चल रहा है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, मतलब एक रिवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन का। प्लस यहाँ पे भी हम C1 लिख देते हैं, लास्ट में तो हमें C ही लिखना है। कोसेक एक्स कॉट एक्स जो होता है वो माइनस कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है ना बच्चों, प्लस C2। अब हम क्या करते हैं, बस माइनस कॉट एक्स, ये बाहर माइनस हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स, और C1 C2 को हम एक साथ लिख दे रहे हैं C आपका प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, जैसी जिसकी सुविधा वो वैसा लिख दे। मेरा मन किया मैंने लिख दिया माइनस का 1, बच्चे का मन किया बच्चा लिख दिया प्लस का 2। कहा कि सर आप तो गलत लिख रहे हैं। बच्चे ने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने क्लास में बताया कि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास जो लास्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद फंक्शन आया है वो है हमारा माइनस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस का C। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आ तो रहा ही होगा इतना। ठीक है, आई थिंक बहुत ज़्यादा क्लास लंबी ना जाए, पहली क्लास है,
इंटीग्रल को लेके आप लोग के मन में कोई ज़्यादा दबाव ना आ जाए कि क्या भारी भरकम क्वेश्चन सर करा रहे हैं, पर बहुत बेसिक बेसिक कंसेप्ट ही मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला तो है नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन है कि 4x³ - 6 को हमें इंटीग्रेट करना है। 4x³ - 6 को हमें इंटीग्रेट करना है dx के टर्म में, जहाँ पे एक फंक्शन हमें मिलेगा, ये हमें एक फंक्शन देगा fx प्लस c, ये हमें एक फंक्शन देगा fx प्लस c, जहाँ पे fx यानी x की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है। ठीक है, ठीक। अब ये देखिए, जो पहला क्वेश्चन मैंने अभी छोड़ा है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन वाला, कुछ उससे कोरिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि हमारे पास 4 जो है एक कांस्टेंट टर्म है, तो मैं इसको बाहर ले गया, अंदर बचा x³ माइनस, यहाँ पे बार बार अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा यहाँ पे अब कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ से कांस्टेंट टर्म मैं बाहर ले गया, यहाँ है x³ dx माइनस 6, कांस्टेंट टर्म बाहर गया, अंदर बचा dx। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 का, तो यहाँ पे आएगा x की पावर 4/4, माइनस में यहाँ 6 है और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आएगा x की पावर 4 माइनस 6x। अब मैंने कहा कि ये जो है fx प्लस c के इक्वल है ना, fx प्लस c के इक्वल है, और fx यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 0 दी हुई है, यहाँ पे हम 0 रखते हैं। जब x की वैल्यू हमने 0 रख दी, x की वैल्यू हमने क्या रख दी, 0 रख दी, x की वैल्यू हमने रख दी 0, तो ये हो गया 0। fx की वैल्यू f0 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, f0 की वैल्यू देखिए वहां पे 3 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे बस डायरेक्ट लिख देता हूँ, या इसे इरेज करके यहाँ लिख देता हूँ f0 और यहाँ लिख देता हूँ 3 प्लस c, ये आएगा 0 0, और c की वैल्यू आ गई -3, आया -3। ठीक है, अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारा टर्म आया था वो था x की पावर 4 माइनस 6x प्लस c, ये तो जुड़ेगा ही, c जुड़ेगा। अब बस हमने क्या किया कि c की जगह पे -3 वैल्यू रख देंगे, 6x माइनस का 3। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। एक लास्ट बस बताऊंगा, इसके बाद नहीं सर, सब कह रहे होंगे कि कितना पढ़ाएंगे सर पहले ही दिन। ठीक है, तो ये लास्ट है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पे, cos 2x की वैल्यू क्या होगी। अब हमें सोचना है कि किस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को मैं, किस अलजेब्रिक टर्म को मैं माफ करिएगा, अलजेब्रा कहाँ है ये गलती से, cos x जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो cos को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। हम अगर देखेंगे तो sin x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास cos x आता है। अब लेकिन यहाँ पे एक 2x एक्स्ट्रा आ रहा है, वो कहाँ से होगा, ठीक है, वो हमें देखना है। ठीक, अगर हम नोट करें कि sin 2x को, किसको, sin 2x को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमें मिल जाएगा sin 2x का हो जाएगा cos 2x होगा, और 2x को जब डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक 2 आ जाएगा, आएगा बच्चों। sin 2x को जब हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास आया 2 cos 2x। इसमें देखिए cos 2x यहाँ पे मिल गया हमें, जो हमें चाहिए था, हमारा रिक्वायर्ड टर्म। ठीक, ओके, तो एक मिनट रुक जाइएगा बच्चों। हाँ ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा। तो हमें मिला sin 2x को डिफरेंशिएट करने के बाद 2 cos 2x। अब यहाँ से देखिए, अगर हम 2 को, इस 2 को इधर लेके जाएं, यानी cos 2x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1/2 sin 2x। क्या मिलेगा हमें cos 2x का वैल्यू, 1/2 sin 2x। ठीक है बच्चों, ये था हमारा cos 2x का इंटीग्रेशन। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा,
जो भी मैं होमवर्क दूँ वो आप लोग सॉल्व करके ज़रूर आइए, डेली प्रैक्टिस करिए। और इसी के साथ साथ आपका इंटीग्रल जो है, इंटीग्रल का पहला लेक्चर कंप्लीट है। ठीक है, पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया, 1 मिनट रुक जाइएगा जी, यहाँ से शुरू किया था मैंने। पहले लेक्चर में इंटीग्रल्स का बेसिक एक इंट्रोडक्शन ही था। 7.1 तक का मैंने आपको सारा कंसेप्ट क्लियर करा दिया है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा। एक रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे एक फैंटास्टिक से चैनल आईमेट फाउंडेशन पे। थैंक यू सो मच।